कार एवरीवन, आज की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम अपनी ऑडियो बुक सुनाने वाले हैं पूरे चैप्टर का। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आपको बताते हैं। देख सकते हैं इसमें हमारा है 2.1 मोनेरा किंगडम, 2.2 प्रोटिस्टा किंगडम, 2.3 फंजाई किंगडम, 2.4 प्लांटी किंगडम, 2.5 एनिमिलिया किंगडम, 2.6 वायरस बीरोइड तथा लाइकेन। तो हम इस अपनी ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप एवं एनिमिलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एक कोशिका एवं बहुकोशिका तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या एवं विकास की संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं इनके लक्षण विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग व्याख्या की गई है। ये सारणी 5 जीव जगत के लक्षण ये वेरी इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस पर फोकस करें। वेरी इम्पोर्टेंट। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, देख सकते हैं आप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया एवं कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना एवं पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मार्स वन, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना समानता थी, जबकि उनके अनेक लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुच्छेद पत्तियां भी प्रस्तावित की गई थीं, जिसमें मोनेरा जगत के 2 अनुच्छेद में वर्गीकृत किया गया था। सारी यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुच्छेद में रखा गया था। अंत एक
पेस्ट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीले हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका जीवों की बहुकोशिका जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लाइडोमोनास स्पैरोगायरा शैवाल। इस शैवाल में कपकों जैसे परपोसी का हरित पादपों जैसे शौपोसी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कपकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इतना पादपों जैसे शौपोसी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कपकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। मैंने इसे दोबारा रिपीट किया है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कपकों को अलग अलग जगत फंजाई अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लाइमाइडोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। इस ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकास की संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगा। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो सिर्फ आकार की, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित है, बल्कि जातवृत्तीय एवं विकासकीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई लक्षण का अध्ययन करेंगे। प्लांटियम एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादपों एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे 2 अध्यायों में अलग अलग करेंगे। 2.1 मोनेरा जगत। अब हम मोनेरा जगत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोनेरा जगत को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वे सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। गर्म जल, झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया उनके आकार के आधार पर 4 समूह गोलाकार, कोकस, बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बैसिलस, बहुवचन बैसिलाई, आकार के बिर्बियम, बहुवचन बिर्बियम तथा सर्पिलकार स्फाइलम, बहुवचन स्फाइलम में बांटा गया है। देख सकते हैं आप, बेसिलाई देख सकते हैं, कोकाई ये है, वैसिलाई ये है, स्फाइलो जे हैं, देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि में अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप में अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित कर सकते हैं। एक प्रकार संश्लेषी स्वयंपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। 2.1 आर्थ बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। आर्थ बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र
हैलोफी गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र मैथेनोजेन में पाए जाते हैं। अर्ध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं। मीथेनोजन अनेक रूमिनेट पशु जैसे गाय, भैंस, बैल के आंत्र में पाए जाते हैं। इनके गोबर में मीथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं। यू बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं हम। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर एवं कशाप चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। साइनो बैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया को हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल एवं पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपेशी होते हैं। साइनो बैक्टीरिया एक कोशिका क्लोनीय अथवा तंतुमय आलवण जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी क्लोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एने बिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेरियोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्रेट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनःचक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियां पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइटस, कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। नीचे हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुनर्तन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा जैसे जीवधारी, जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों रोगजनक होती हैं। 2.2 हम इसमें प्रोटिस्टा जगत पढ़ने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत एक कोशिका यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेट, यूग्लोनिटाइड, अपकवक, प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्ली वृद्ध कोशिका पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा कसाव एवं पच्छाव भी पाए जाते हैं। ये लैंगिक तथा कसाविक संलयन के युग्मनज जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्राइसोफाइट 2.1 इस समूह के अंतर्गत टाइट्रम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप में बहते हैं। डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिन्हें कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश वासस्थान में कोशिका भित्ति के
अपशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अपशेष को डाइटम मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। नीचे हम पढ़ते हैं 2.2 डाइनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख बड़कों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। प्रायः डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या विस्फोट होता है, जिनसे समुद्र का जल लाल लाल तरंगी दिखने लगता है। इनकी बड़ी संख्या में जीभ से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोइनीला लैक्स, यूग्लिनाइड। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ को परत पोलिकिल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, इनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले बर्लक उच्च पादपों में उपस्थित बर्लक के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। अपंक कवक। अपंक कवक स्टार्ट कर रहे हैं। अपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों एवं बीजायुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन्हें बीजाणु का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्राणियों में पुरातन संबंधी एवं प्रोटोजोआ के चार प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है। अमीबा प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृद में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिनमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रैपनोसोमा। पक्षभावी प्रोटोजोआ ये जलीय अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षाभ को लयबद्ध गति के कारण जल को पूरित भोजन गलेट की तरह भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। स्पैरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। कवक फंजाई जगत। परपोषी जीवों में
का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। इनके आकार की तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नाम रोटी व सड़े हुए फलों में कपकों को देखा होगा। सामान्य छत्तक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता, टोड स्टूल भी फंजाई सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ कीटित रोग पिक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमय है लेकिन ईस्ट एक कोशिकीय है। इसका अपवाद ये लंबी पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल मीसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतक नलिकाकार होते हैं जिनमें भूकेंद्रित कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म भरा होता है जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतु में फाइटिए होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। वे मृत से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बना कर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जैसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धानी बीजाणु अथवा द्वारा होता है। लैंगिक जनन उस्पोरा एंस्किस बीजाणु बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। नंबर 1, 2 चल अथवा अचल युग्मकों में प्रोटोप्लाज्म तथा संलयन होना। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। दो केंद्रक संलयन होने जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। नंबर 3, युग्मनज में मिसोअस्म के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोग संगम के दौरान अगुणित कवक तंतु पास आते हैं, संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तंतु के बाद द्विगुणित 2n कोशिका बनती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकी अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थितियों को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाते हैं जिनसे न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकार की बीजाणु बनाने तथा फलनकाय बनाने की विधि जगत की विभिन्न वर्गों को विभक्त करने का आधार बनाते हैं। 3.1 फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम अथवा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय एवं बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन जल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मकों के संलयन में युग्माणु बनाते हैं। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी समयुग्मकता अथवा निम्न असम युग्मकी तथा विषम युग्मकी हो सकती है। इनमें सामान्य उदाहरण म्यूकर राइजोपस रोटी के कवक पहले की ही बता चुके हैं अथवा एलेबिबू सरसों पर परजीवी फंजाई एस्कोमाइसीटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। बिरेल पाए जाने वाले एस्कोमाइसीट एकोशिकीय ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा
समलरागी पशु विशिष्टा पर उगने वाली होते हैं। कवक जलसकित तथा पटीय होते हैं। अलैंगिक जीवाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडिया मदर कहते हैं बहुजात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्केरेस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये ऐसे ही एक वचन एस्केस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी होती है जिन्हें एस्कोकॉर्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एंजियोस्पर्जिस, कैलिबीसेप तथा न्यूरोसोपोरा एवं न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत को ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध हैं। इस वर्ग में आने वाले मॉरल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। इन्हें भोजन समझा जाता है। बैसियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम बेक्टोफाइज अथवा पफ बॉल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठुंटों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं जैसे किट्टा तथा कंड। स्मष्ट कवकजाल साकित तथा पटीय होते हैं। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते लेकिन कायिक जननखंड विधि द्वारा बहुत समान है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं लेकिन इसमें फ्लाइजोगैमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूपी के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है जिससे अतंत्र बेसिडियम बनाते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगैमी तथा मीरियोसिस होता है जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम तथा बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकॉप कहते हैं। इसके कुछ असामान्य उदाहरण एगैरिकिस मशरूम चित्र आइस्टीलियोकंड पश्चिम किट्टर फंगस हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसे प्रायः आप पूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक व्यवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक व्यवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक व्यवस्थाओं का एक नाम दे दिया गया हो, उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा गया हो। लैंगिक व्यवस्थाओं को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा तब फंजाई को उचित पहचान हो गई, तभी उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक व्यवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोरोमाइसीटीज तथा बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडियम कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा साकित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, खनिज के चक्रों में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण आल्टोनेरिया, कोलिडोटाइक्रम तथा टाइकोडर्मा हैं। पादप जगत प्लांटी किंगडम, पादप जगत में सभी जीव आते हैं यूकैरियोटिक और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं। ब्रेडर बर्ड तथा वीनस फ्लाईडेप कीट भक्षी पौधे के और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, बैरोफाइटा, टेराइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 संस्पृष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित यूकोर्मोभिद होते हैं। इन्हें दोनों में पीढ़ी एकांतर होते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित व्यवस्थाएं लंबाई ये व्यवस्थाएं मुक्तजीवी अथवा दूसरों पर निर्भर करती के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2.1 में मीसोरियोसम तथा विभाजन के द्वारा अगुणित एंड बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर यूकोर्मोभिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा
युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतत एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। जंतु जगत, एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया किंगडम, एनिमलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिकीय हैं और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन को एक आंतरिक घोंका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रह करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी संस्पष्ट आकृति तथा माप होती। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तांत्रिक पेकन क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों को विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। विषाणु, वायरस, वायराइड, पोषक, प्रोआन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत विज्ञान में लाइकेन आकोशिका जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा पोषक, प्रोआन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि देख सकते हैं आप डायग्राम, वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह जानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिका जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर धब्बेदार होती है। एक बार ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव तथा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। दिमित्री इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया फुफ्रा फिल्टर से भी निकल गए थे। एम्फू बेजोरिनिक 1898 में पाया जाता है कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस 10 तरल को कैंटेजियम बाइनम फ्लूइड संक्रामक जीवित तरल कहा। ने बताया कि वायरस को रबेदार बनाया जा सकता है और इसे रबे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका को बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन है। इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रमण होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस के बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण अस्थिर कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयाँ जिन्हें पोर्टिकोकस कैपिसोमेरियम कहते हैं मिलकर बनते हैं। कैप्सिड न्यूक्लियर एसिड को संरक्षित करता है। पेटिकांस कुंडलिनी अथवा बहुपलक ज्यामितीय रूप के में लगे होते हैं। वायरस को मम्स, चेचक, हपची तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाता है। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनाना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा स्पष्ट बौना होना, अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। बाइराइड देख सकते हैं आप। बाइराइड सन 1971 में टीओ डायरन ने एक नया संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण
पिटोटेटस सिम्पडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइड ने आरएनए तथा प्रोटीन के आवरण अस्तर को वायरस में पाए जाते तथा उनके अभाव होते हैं, इसलिए वायराइड के नाम से जाना जाता है। वायराइड में आरएनए तक का आणविक भार कम था। पुंसक्युआन आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारक द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारी बुवाइन तथा स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडुकाओं रोग कहा जाता है। मनुष्यों में इसका सामान्य प्रकार से भी जैविक रोग होता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक को सहजीवी शैवाल अथवा पारस्परिक उपयोग शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायंट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक परपोषाई के भोजन में संश्लेषित करते हैं और कवक शैवालों के लिए आश्रय देते हैं तथा खनिज तथा जल का अवशोषण करते हैं। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक व प्रदूषित होते हैं। सारांश: सरल आकारिक लक्षणों तथा आधारित पादपों और प्राणियों में वर्गीकरण के सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तुत किया तथा बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारी को प्लांटी तथा एनिमिलिया में जगत में वर्गीकृत किया गया। व्हिटेकर के इसके बाद बृहद 5 जगत प्राणी वर्गीकरण की प्रगति का प्रस्ताव किया गया। ये 5 जगत मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया और 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण अथवा प्रजनन की विधि को जातवृत्तीय संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया, जो विश्वव्यापी हैं। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि को स्वपोषी तथा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेट, यूग्लिनोइड, अपकमक तथा प्रोटोजोआ जैसे कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवधारी में सम्मिलित किए गए। प्रोटिस्टा की जीवधारी की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीवृत्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नताएं होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बाइसिडियोमाइसीटीज तथा ड्यूटेरोमाइसीटीज आते हैं। प्लांटी पादप में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल वेरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म वर्ग में आते हैं। पौधे के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मविद और बीजाणु उद्भिद में एकांतर होता है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों के जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होता है। इनमें प्राणी लैंगिक प्रजनन होता है। कुछ अकेशुओं जीवों जैसे वायरस वीरोइड में लाइकेन का वर्गीकरण 5 जगत प्राणी में नहीं रखा गया है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमसे कोई भी शब्द बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसके अभ्यास प्रश्न भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप हमें इसमें कमेंट करें। अगर हमारी वीडियो में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उस गलती को दोबारा सुधार सकें। दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें हम सुधार सकें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लें, मन ना हो तो सब्सक्राइब ना करें। नमस्कार एवरीवन।